हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकिता इस क्लासेस में। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो तैयारी है, वो सिलेबस के अनुसार हम आपके करा रहे हैं। तो आपका जो कल से हमने स्टार्ट किया था, कल से आपकी ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की थी और ज्योग्राफी में आपका पहला ही इंट्रोडक्शन के रूप में हमने सबसे पहले आपको जो पहला पार्ट है आपका, यानी कि आपको 3 पार्ट्स बताए थे ज्योग्राफी के बारे में कि आपको ज्योग्राफी के 3 पार्ट्स पढ़ने हैं। 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक है आपका ब्रह्मांड यूनिवर्स, पहला पार्ट है यूनिवर्स पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट है आपका इंडियन ज्योग्राफी और थर्ड पार्ट होगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो उसमें से आपका फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया था कल, तो वो पार्ट आपका ब्रह्मांड और यूनिवर्स के रूप में हमने स्टार्ट किया था। और उसके बारे में जितने भी आपके पृष्ठभूमि यानी कि जितने भी इसके बारे में जानकारी थी, इंट्रोडक्शन था उसका जो परिचय था हम आपको दे चुके थे। अब उसके परिचय के बारे में जो हमने आपको बताया, तो उसकी जो मेन बातें हमने बताई थी, उसके बाद जो पॉइंट्स हमने कल आपको बताए वो शॉर्ट नोट्स के रूप में थे। वो शॉर्ट नोट्स आपको ध्यान से उसको नोट्स करना है और वही एक शॉर्ट तरीके से आपके एक नोट्स बन जाते हैं और बस उसी शॉर्ट तरीके से आपको उसको पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बनाए रखना है। बस इस बार का जो एग्जाम है 26-27 जून को, तो वो एग्जाम आपको क्रैक करना है, वो इसी के अनुसार करना है। बस ऐसे ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। जितने नोट्स आपको इसमें बनाए जाएंगे उसी के अनुसार करने हैं, क्योंकि कल के जो टॉपिक है, कल का हमने आपको पार्ट 1 में ज्योग्राफी के आपको कराया था, ब्रह्मांड के बारे में सारी बातें बता दी थी कि ब्रह्मांड किस तरीके से बना, क्यों बना, कैसे कैसे इसकी अवधारणा है, किस किस दार्शनिक के द्वारा, किस किस एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा इसके बारे में क्या क्या बताया गया था। तो वो सारी बातें हम कल के एपिसोड में आपको या कल के पार्ट्स में हम बता चुके हैं। बस ध्यान से आपको, जो अगर किसी ने भी जो बच्चा कल का पार्ट जो है ज्योग्राफी का पहला एपिसोड पहला पार्ट नहीं देखा है जिसने, तो बच्चा इससे पहले जो हमारे प्ले लिस्ट है आपकी, उसमें जाकर के उसको देख सकता है। तो उस प्ले लिस्ट में जाकर के हमारे इस पार्ट को देखेगा और ज्योग्राफी के जो पार्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से आपका बेस बनेगा। आगे आप समझोगे कि कैसे कैसे आपका ये ब्रह्मांड बना है, क्यों बना है, कैसे कैसे इसमें कौन कौन सी घटनाएं जो घटी है वो क्यों घटी है, किस प्रकार से घटी है, इसके कारण क्या हुए, तो इसके बारे में आप समझेंगे। उस वीडियो को देखना है पहले, उस क्लास को देख करके ही आप समझ पाओगे। क्योंकि आज की जो क्लास होगी आपकी, आज की क्लास में आपको पता चलेगा कि जो आपका सौर मंडल है, जो मुख्य आपका जो टॉपिक होगा आपका सोलर सिस्टम होगा, सौर मंडल होगा। तो सौर मंडल के बारे में आप समझेंगे, सोलर सिस्टम या सौर मंडल, इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम इसकी उत्पत्ति के बारे में बताएंगे आपको। सौर मंडल, सोलर सिस्टम, सौर मंडल, सोलर सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में आप समझेंगे। अब इसमें क्या होता है कि आपका सौर मंडल, तो सौर मंडल जो आपका माना जाता है उसे कहते हैं हमारा जो एक सूर्य है, सूर्य हमारा एक तारा है। अब तारा है, अब तारे के आसपास हमारे ग्रह है, इस तरह से उल्काई पिंड है, सारे के सारे जो एक समूह बन जाता है वो ही आपका सौर मंडल कहलाता है। लेकिन आपको ये पता है जो हमारा तारा है सूर्य, तो तारे जो बनते हो, तारों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जो तारे बनेंगे, सबसे पहले आपको जानना है कि जो आपके तारे हैं, जैसे हमारा सूर्य है, तो तारे का निर्माण कैसे होता है कि तारे, ठीक है। तो देखो इसमें ध्यान से समझना है आपको कि जो हमारी आकाश गंगा है मंदाकिनी, हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी जब ये ऐसे से घूर्णन करती रहती है आकाश गंगाएं, तो घूर्णन करते हुए जो यहाँ पर घूर्णन करते हुए वहां पर जो गैसों के बादल बन जाते हैं, जब वो गैसों के बादल बन जाते हैं, तो जैसे जैसे वो घूर्णन करते हैं, बहुत तेजी के साथ आकाश गंगाएं घूर्णन कर रही है और उसके अंदर गैसों के बादल हैं, वो गैसों के बादल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षण करने लगते हैं। जब गुरुत्वाकर्षण बल उनमें लगने लगता है, तो उसी गुरुत्वाकर्षण के कारण वे गैसों के बादल क्या करने लगते हैं, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो उसी जैसे जैसे आपका ये इस तरीके से बादल घूमते रहते हैं और इसी घूमने के कारण इनमें क्या हो जाता है, ऐसे घूमने के कारण गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। जब गुरुत्वाकर्षण इनमें उत्पन्न होगा, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही उत्पन्न होने के कारण इनमें एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, एक जो आपकी प्रोसेस है, जो कहते हैं आपका नाभिकीय संलयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नाभिकीय संलयन, क्योंकि सूर्य के अंदर जो भी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, जो ऊर्जा बन रही है, वो ऊर्जा किस जो प्रक्रिया के कारण बन रही है, नाभिकीय संलयन के कारण बन रही है। तो नाभिकीय संलयन के कारण आपकी वो प्रक्रिया बन रही है। न्यूक्लियर फिजन के नाम से इसे जाना जाता है। तो न्यूक्लियर फिजन,
तो ये प्रक्रिया है आपकी, इस प्रक्रिया से ही आपका जो तारे का निर्माण होता है। अब जैसे ही गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुआ तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो नाभिकीय संलयन में होता क्या है, तो नाभिकीय संलयन में जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हीलियम में बदलने लगती है। तो नाइट्रोजन जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम गैस में बदलने लगती है, परिवर्तित होने लगती है। तो जब इसमें बदल जाएगी, इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है और इसी से ऊर्जा का उत्पादन हो जाता है। जो सूर्य के अंदर ऊर्जा का उत्पादन है, सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है, सोर्स है, तो वह यही प्रक्रिया है, यही प्रोसेस है हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना। अब ये होता है जब काफी लंबे समय तक ये चलती रहती है तो धीरे धीरे जो आपका सूर्य है, सन या तारा है, अब तारे के केंद्र में, तो तारे के केंद्र में जो ये प्रक्रिया है वो धीरे धीरे यानी कि पूरी होती रहती है। हाइड्रोजन हीलियम में बदलना केंद्र में पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, बंद होती चली जाती है। तो केंद्र में क्या होगी, तारे के केंद्र में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। जब ये पूर्ण हो जाएगी तो पूर्ण होने के कारण वो ठंडा होता जाएगा, लेकिन जो उसका बाहर का भाग है सूर्य का, तो तारे का बाहर का भाग अभी भी हाइड्रोजन की प्रक्रिया, हाइड्रोजन हीलियम में बदलना जारी रहती है। जब वो अभी भी क्या हो रही है, जो बाहरी भाग है इसका, तो बाहरी भाग में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। अब ये जारी रहता है तो इसी के कारण ये तो जारी रहेगा। अब धीरे धीरे जब पूरा का पूरा जो तारा है वो ठंडा होता चला जाएगा। अब एक समय आएगा कि क्या होगा, धीरे धीरे ये ठंडा होता चला जाता है। अब जब ये ठंडा होता चला जाएगा, अब इसके जो तारा है वो ठंडा होगा। ठंडा होने के कारण अब ये एक लाल रंग के रूप में बदलता चला जाता है, एक लाल रंग में परिवर्तित होता चला जाएगा। अब तारा कैसा हो जाएगा, ठंडा होकर के लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। अब जब लाल रंग में परिवर्तित होगा तो परिवर्तित होने के बाद इसका जो आकार है या जिसका जैसे वो दिखाई देता है वो किस तरह का दिखाई देगा, तो वो आपको रक्त दानों के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, इसे कहते हैं रक्त दानों। जब ये लाल रंग का दिखाई देने लगेगा इसे कहते हैं रेड जायंट्स के नाम से। तो रेड जायंट्स इसको कहा जाता है। तो ये क्या होगी, एक प्रक्रिया है, ध्यान से समझ रहे हैं कि तारे का निर्माण जब आकाश गंगा घूमती रहती है, घूर्णन करती रहती है, तो उसके अंदर जो उपस्थित गैसों के बादल होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, घूमने लगते हैं, और जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होने के कारण उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना परिवर्तित शुरू हो जाता है। अब जब यह हाइड्रोजन तारे के केंद्र में पूरी तरीके से बदल जाती है, लेकिन बाहर के भाग में अभी भी जारी रहती है, और उसके बाद धीरे धीरे जो तारा है वो ठंडा होता चला जाता है और लाल रंग में परिवर्तित होता चला जाएगा, और उसी लाल रंग से परिवर्तित तारे को रक्तदानों, रेड जायंट्स के नाम से जाना जाता है। अब ये रक्तदानों यहां पर बन जाता है, रक्तदानों इसको कहा जाता है। लेकिन अब इसके बाद जब ये हो जाएगा पूरी तरीके से ठंडा, तो अब जो हमारे हीलियम है, जो हीलियम बनी, अब ये क्योंकि हाइड्रोजन पूरी तरीके से हीलियम में बदल गई, अब ये हीलियम क्या होती है, धीरे धीरे कार्बन में बदलना शुरू हो जाएगी। बहुत समय बाद अब ये धीरे धीरे कार्बन में बदलना शुरू होगी। जब ये कार्बन में बदलना शुरू हो जाती है तो इसी के बाद ये जो और समय लगेगा, तो ये जो है आपके कुछ जो लौह पदार्थ हैं, लौह पदार्थ में बदलना स्टार्ट हो जाती है। तो लौह पदार्थ में बदलेगी और उसी के साथ साथ जब ये पूरी तरीके से लौह पदार्थ में बदलती चली जाएगी तो इसमें एक ऊर्जा दोबारा से स्टोर होनी शुरू हो जाती है। इसमें एनर्जी दोबारा से रिस्टोर होगी, यानी कि इसके अंदर पूरी तरीके से भरने लगती है ऊर्जा। जब पूरी तरीके से ऊर्जा का संचय होने लगता है, इसके बाद जब ऊर्जा संचय होने लगेगा तो इसमें क्या होगा, ऊर्जा संचय के बाद पूरी तरीके से इस तारे में एकदम से पूरा एक विस्फोट होगा, जिसे कहते हैं आपका सुपरनोवा विस्फोट। अब इसी को कहा जाता है सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन कह सकते हो इसको, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो ये इसको कहा जाता है जब ये, और इसी के द्वारा ही क्या बनता है, आपके तारे का निर्माण हो जाता है। तो यही होता है आपका तारे का निर्माण। तो तारा इसी प्रक्रिया के द्वारा ऐसे जब एक्सप्लोजन होगा तो उसी के द्वारा तारे का निर्माण आपका
हो जाता है। तो तारे का जन्म और मृत्यु इस प्रकार से आपकी होती है, किस तरह से तारा बनता है, किस तरह से मरता है, तो इस तरीके से आपकी पूरी प्रक्रिया है। तो ये आपकी तारे के जन्म और मरण से संबंधित है कि तारे का जन्म और मरण या मरना या इसका बनना कैसे होता है। तो बस ये प्रक्रिया है, ऐसा आपका तारा बना है, ऐसे सूर्य बना है, इसी तरह से सौर मंडल या उससे भी बाहर जितने भी आपके तारे हैं उनका निर्माण इस प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब इसमें ही आपसे पूछा जाएगा आगे चल करके, अब ये होता है कि जब ये तो हो गया, अब इसमें आपका जो अन्य तारे हैं, अगर कोई भी पूरे हमारी आकाशगंगा है, आकाशगंगा में अरबों तारे हैं, अब अरबों तारे हैं तो भाई अलग अलग प्रकार के तारे होंगे। तो ये कहा जाता है कि यदि आपके ब्रह्मांड में या आकाशगंगा में कोई तारे का द्रव्यमान, किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से, सूर्य के द्रव्यमान के 1 पॉइंट से कम है, अगर इससे कम होगा, अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने से कम होता है तो वह तारा क्या हो जाता है, वह तारा अपनी ऊर्जा को खो देता है। अगर किसी का द्रव्यमान इससे कम है तो वह अपनी ऊर्जा को खो देता है, और अपनी ऊर्जा को खोने के बाद, क्योंकि इसके परमाणु की जो ऊर्जा है वो सारी खत्म हो जाएगी और वो समाप्त होती चली जाएगी, वो खो देगा, और इसी कारण से वह जो तारा है वो किस में बदल जाएगा, वह श्वेत वामन में बदल जाता है, श्वेत वामन में बदल जाएगा। जब श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ इसे कहा जाता है, तो व्हाइट ड्वार्फ में बदलेगा। अब व्हाइट ड्वार्फ में बदलेगा, फिर धीरे धीरे कुछ समय तक चला जाएगा, तो इसी व्हाइट ड्वार्फ को क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म तारा, फॉसिल स्टार के नाम से, फॉसिल स्टार कहते हैं जीवाश्म तारा। तो ये जीवाश्म तारा भी आपसे पूछे क्या होता है, तो जीवाश्म तारा ऐसे बनता है आपका, यानी कि तारे का अगर द्रव्यमान, किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य से अलग, सूर्य के 1.4 गुने से अगर कम है तो वह अपनी ऊर्जा को खो देता है, जो परमाणु ऊर्जा है उसकी सारी खो जाएगी, और उसी के बाद वह धीरे धीरे श्वेत वामन में बदलता चला जाएगा, ठंडा होता चला जाएगा, और उसे ही क्या कहते हैं, श्वेत वामन या ड्वार्फ, और वो धीरे धीरे किस में बदलता चला जाएगा, एक जीवाश्म तारा के रूप में बदलता चला जाता है। लेकिन जब वो पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, तो पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद उसे क्या कहा जाता है, उसे काला वामन, क्योंकि वह काला रूप में बदल जाएगा तो काला वामन कहा जाता है, काला वामन में बदल जाएगा। तो ये तारा है, अगर आपकी कंडीशन क्या बनती है किसी तारे की, उसका द्रव्यमान इतने से कम हो, तब ये स्थिति बनती है, तो वो काला वामन, श्वेत वामन या जीवाश्म तारा कहलाता है। तो जीवाश्म तारा कब कहलाएगा, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल स्टार कब कहलाता है, श्वेत वामन कब कहलाएगा, काला वामन कब कहलाएगा, तो वो इस तरीके से आपको डिसाइड कर सकते हो। तो ये कारण है। अब एक पॉइंट इसमें आता है आपका, पूछा जाए कि जो आपका यहां पर एक जो ये 1.4 हमने कहा है, ये है क्या, अगर किसी तारे का द्रव्यमान 1 सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने के बराबर है तो उसे चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है। तो उसे हम कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट, क्योंकि उसी के द्वारा, चंद्रशेखर के द्वारा यह स्थिति बताई गई है, यह जो तथ्य है वो बताया गया है, इस तरह की घटना होती है, ये लिमिट बताई गई, इससे ऊपर क्या होगा, इससे नीचे क्या होगा, तो इसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ भी लेता है कि चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं, तो चंद्रशेखर सीमा उसे कहा जाता है कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने के इक्वल हो जाए तो उसे कहते हैं आपका चंद्रशेखर सीमा। तो वो तारा चंद्रशेखर सीमा में माना जाता है। तो इस तरीके से आपकी ये बता दी गई है, ये घटना बनी। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। अब इसको ध्यान से समझना है आपको। कंडीशन बनेगी कि यदि तारे का द्रव्यमान, किसी तारे का द्रव्यमान कितना हो जाए, किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने सूर्य का द्रव्यमान से अधिक हो जाए। अगर इससे अधिक है, अगर किसी का द्रव्यमान इससे अधिक है तो तब क्या बनेगा, कोई तारा लिया,
अब किसी तारे का द्रव्यमान कितना हो गया, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने से ज्यादा है, तो वह तारा अपनी जो नाभिक है उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, तो वे इलेक्ट्रॉन अत्यधिक गतिशील हो जाते हैं, अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, और अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करने के बाद वे जब उसमें घूमते रहते हैं तो उनका वेग इतना तेज हो जाता है कि वे उसके नाभिकीय जो क्षेत्र है उसको छोड़ करके बाहर निकलते चले जाते हैं। अब उस तारे में से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते चले जाएंगे, पूरी तरीके से बाहर निकल जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते चले जाएंगे पूरी गति के साथ, तो उस में क्या बचा रह जाएगा, केवल न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। तो अगर तारे का द्रव्यमान इतना हो जाए तो वह अपनी जो आपके नाभिक है तो नाभिक में से परमाणु के इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, अत्यधिक वेग के कारण निकलने लगते हैं। जब ये निकलने लगते हैं तो उसमें क्या बचा रह जाता है, केवल न्यूट्रॉन। अब उसमें केवल न्यूट्रॉन बचा रह जाता है, उस तारे के अंदर केवल न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं, और इसी कारण उस तारे को न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। अब न्यूट्रॉन तारा आपसे पूछा जाए कब बनता है, तो न्यूट्रॉन तारा इस कारण से बनता है कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान 1.4 गुने सूर्य के द्रव्यमान से इतना गुने से ज्यादा हो जाए, तब जाकर के नाभिक से जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत तेज गति के साथ उससे निकल जाएंगे। निकलने के बाद केवल उसमें न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं, और इसी कारण से उस तारे को न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। अब धीरे धीरे जब यह न्यूट्रॉन तारा ठंडा होने लगता है, अब ये तारा ठंडा होने लगेगा, जब ये ठंडा होगा तो इसके बाद यह इसमें से जो द्रव्यमान है, इसका तारे का द्रव्यमान पूरे एक बिंदु पर केंद्रित होता चले जाएगा। एक बिंदु पर क्या होगा, केंद्रित होता चले जाएगा। एक बिंदु पर केंद्रित होगा तो सारा का सारा द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित होने का मतलब नहीं सिकुड़ता चलेगा, अनंत काल तक, बहुत लंबे समय तक चलेगा। और जब एकदम से वो सिकुड़ता चले जाएगा तो क्या होगा, उसका सारा का सारा द्रव्यमान एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाएगा। अब एक बिंदु पर केंद्रित होने का मतलब है कि इसे क्या कहा जाता है, तो इसी को ही एक कृष्ण छिद्र के रूप में जाना जाता है। तो कृष्ण छिद्र का निर्माण हो जाता है इसी कारण से। जब न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ता चला जाएगा बहुत लंबे समय तक, तो वह उसका द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित होता चला जाता है, एक बिंदु के रूप में बन जाता है बहुत बड़ा, और उसी के कारण वह एक छिद्र का रूप ले लेता है, और इसे कृष्ण छिद्र कह देते हैं। और यही कृष्ण छिद्र आपका ब्लैक होल कहलाता है। तो यही आपका क्या बन जाता है, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल की घटना कब बनती है, ये आपको समझना। अपने ब्लैक होल सोना तो है कि भाई ब्लैक होल में से प्रकाश भी या निर्वात भी पार नहीं हो सकता है, कुछ भी चला है, कुछ भी उसमें से पार या नहीं हो सकता है। अब इसी कारण से बस ये कहा जाए कि ब्लैक होल का निर्माण किस तरीके से हुआ, यदि किसी तारे का द्रव्यमान इतने से ज्यादा हो जाए तो वह इस प्रकार की घटना के साथ साथ क्या हो जाता है, ब्लैक होल का निर्माण कर लेता है। तो ब्लैक होल की जो संकल्पना है वो किसके द्वारा दी गई थी, सबसे पहले जॉन वियर के द्वारा। ये लिख लेना, इसके जॉन वियर के द्वारा सबसे पहले यह इसकी संकल्पना दी गई थी, जॉन वियर के द्वारा। तो ये याद रखना है आपको कि भाई इसमें से क्या बताया गया इसके बारे में, तो ये याद रखना है। अब इसमें से आपने ये तो तारे का निर्माण तो पढ़ लिया, तारे किस तरह से बनते हैं, कैसे मरते हैं, किस तरह से क्या घटनाएं होती है, ये तो आपको पता चल गया। अब इसमें से जो हमारा सूर्य है, सौर मंडल है, वो किस तरीके से कैसे बना, किस प्रकार से बना, कैसी कैसी परिकल्पनाएं हैं, अब इसके बारे में आप सौर मंडल बना था। अब इसमें से ध्यान से समझेंगे इसको। अब इसमें होता क्या है, अब देखिए जो आपका सौर मंडल है इसका निर्माण कैसे हुआ, तो ये ध्यान से समझेंगे। देखो हमारे यहाँ जो बताई जाती है कि हमारे सौर मंडल का जो निर्माण हुआ वह है नेबुला हाइपोथेसिस, नेबुला हाइपोथेसिस या निहारिका परिकल्पना, ये बताई जाती है कि निहारिका परिकल्पना के द्वारा माना जाता है कि आपके सौर मंडल का निर्माण होता है। तो हमारे सौर मंडल का निर्माण इस परिकल्पना हाइपोथेसिस के अनुसार माना जाता है कि ये कहा गया कि जब आपके सौर मंडल में जो गैसों के बादल बने थे, वो गैसों के बादल जब आपके ऐसे घूम रहे थे, गैसों के बादल बने, और वो गैसों के बादल के आसपास कुछ अन्य तारे थे,
ये गैसों के बादल हैं। अब ये गैसों के बादल इस तरह से हमारे हैं यहाँ पर। अब इन गैसों के बादल में क्या था, इस तरह से घूम रहे हैं बादल, लेकिन इनके आसपास कुछ ऐसे तारे थे। अब ये तारे क्या कर रहे हैं, इनके आसपास ऐसे घूम रहे हैं भाई, चक्कर लगा रहे हैं। जब ये तारे ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे तो इस तरह से घूमते 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 जब इन पे क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण लगने लगता है, तो ये गैसों के बादल भी ऐसे पूरी तरीके से घूमने लगते हैं। अब इस तरीके से जब ये घूमने लगेंगे हमारे ये गैसों के बादल, अब यही गैसों के बादल घूमने के कारण क्या हो जाता है, इनमें भी अत्यधिक ऊर्जा का संचय होने लगता है, क्योंकि ये सिकुड़ने लगेंगे, सिकुड़ने के कारण इनमें संचय होने लगेगा और ये ठोस रूप में बदलते चले जाएंगे। अब जब संचय होता है ठोस रूप में बदलते चले जाएंगे। अब इसी कारण से जब ये बदलेंगे तो बदलने के कारण ही इनमें एनर्जी का इतना ज्यादा संचय होने लगेगा, स्टोर होने लगेगी कि एकदम से ये भी क्या होगी, फटने लगेगी, इसमें विस्फोट एक्सप्लोजन होने लगेगा। अब इसी कारण से अचानक जब ये गैस के बादल एकदम सिकुड़े तो इनमें क्या हुआ, विस्फोट हो गया। तो इसमें जो विस्फोट हुआ इसी के कारण क्या बने आपके, इसमें से टुकड़े के रूप में टूट करके अलग हो गए। एक बड़ा टुकड़ा बना और इसके आसपास ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बन गए। तो यही आपका क्या बना, पूरा का पूरा ये सौर मंडल का निर्माण हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये सन है आपका, जो बड़ा इसमें पिंड बना उसे तो सूर्य बता दिया, तारा बता दिया, और जो इसके आसपास के छोटे छोटे पिंड है इन्हें ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, इस तरह के छोटे छोटे पिंड बता दिए गए। अब ये सारे के सारे क्या कर रहे, इस बड़े पिंड के, जो बड़ा पिंड बना सूर्य था, तारा था हमारा, इसके चारों ओर जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों ओर घूमते चले जा रहे हैं। तो इसी कारण से हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण माना जाता है और ये सोलर सिस्टम हमारा इस प्रकार से बन जाता है। तो पूरा है, ये ग्रह हो गए आपके, तो ये आपका तारा हो गया। तो बस एक तारा है, अन्य ग्रह हैं, इनसे मिलकर के हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा सौरमंडल बन करके तैयार हुआ था। और अब भी क्या है, वर्तमान में बस ये ग्रह सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, वहीं पर घूम रहे हैं, अपनी कक्षा में चल रहे हैं और सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो होती जा रही हैं। तो वो इसी के कारण हो रही है। बस आपको थोड़ा सा समझना है कि तारे का निर्माण हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है, जो कुछ आपने सुना हो नक्षत्र, कुछ नक्षत्र के बारे में भी हम जानते हैं कि नक्षत्र कहते हैं कुछ, ये नक्षत्र क्या होते हैं, कुछ राशियां होती हैं, जैसे 12 राशियां हैं, नक्षत्र हैं। तो इस तरह से तो जो नक्षत्र हैं ये कहा जाता है कि हमारे सौरमंडल से दूरी पर कुछ बाहर कुछ ऐसे 27 तारों का एक समूह पाया जाता है कि अलग अलग तारे हैं, 27 तारे हैं, उनका एक समूह है और वही समूह जो है वो नक्षत्र कहलाता है। यानी कि 27 तारों का समूह हमारे सौरमंडल से बाहर, तो 27 तारों के समूह को ही नक्षत्र कहा जाता है। और राशियां कहा जाता है कि इन 27 तारों के पास ही नहीं के सामने क्या है, 12 तारे अलग हैं, 12 तारे हैं और उन्हीं 12 तारों को ही राशियां कहा जाता है। तो वे 12 तारे हैं, उन्हीं राशियां कहा जाता है। तो नक्षत्र और राशियां इस प्रकार से आपके निर्धारित होती है इन पिंडों के तारों के आधार पर। तो ये तारे ही आपकी जो राशियां हैं, नक्षत्र है, इनको बताते हैं। तो वो ज्योतिष शास्त्र में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, उसी आधार पर आपके नक्षत्र और राशियों को निर्धारित किया जाता है। तो ये है आपका यहाँ पर राशि और नक्षत्र के बारे में। तो ये चीजें हैं, आपको ये ध्यान से समझनी है और इनके बारे में आपको पूरी तरीके से जानना है, ये कैसे आपका सौरमंडल का निर्माण हुआ था। अब इस सौरमंडल के निर्माण में आपको इसका एक बार चित्र बना लेना है पूरी